स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने वन बाय वन करके बाकी सारे चैप्टर की जो एमसीक्यूज और एआर टाइप वाले क्वेश्चन है वो तो खत्म कर दिए, बट जो चैप्टर वन है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, बाकी साइड बाय साइड आपके मैंने केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी कराना शुरू कर दिया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 केस स्टडी कवर अप हो चुकी है, बाकी और भी केस स्टडी वाली सीरीज साथ साथ चल रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसके एमसीक्यू क्वेश्चन और एआर टाइप वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो रह गए थे। ठीक है, और इसके बाद हम सैंपल पेपर वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कम से कम 5 सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। एक सैंपल पेपर आपका सीबीएसई वाला है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं चैनल पे, आप वहां जाके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा 5 सैंपल पेपर और करेंगे हम लोग, जल्दी ही उनके वीडियोस आने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ। सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से हैं और कुछ क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से दूसरे भी हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके सीबीएसई के टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q एंड दूसरा चार्ज है -2q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 पे एक चार्ज प्लस 8q और x इज इक्वल टू l पे दूसरा चार्ज -2q। ठीक है, रखे हुए हैं। तो x एक्सिस पे आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर आप ध्यान से देखो इनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस सबसे पहली तो l है, बिकॉज ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू l है। ठीक है, तो इनके बीच में 8q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, 8q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट डायरेक्शन में होगा और -2q की वजह से भी राइट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जीरो होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप इसके इस साइड देखोगे तो जीरो होने के चांसेस है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है कोई 2q से x डिस्टेंस दूर है, 2q से x डिस्टेंस दूर है, अपने को उसका x कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो 8q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड E2 है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ पे जीरो होना है तो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड को आपस में बराबर होना पड़ेगा, यानी कि E1 शुड बी इक्वल टू E2। E1 कैसे लिखोगे, KQ/R² फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। ये चीज अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q की जगह कितना है 8Q डिवाइडेड बाय R²। अब 8Q के लिए डिस्टेंस कितनी है, L प्लस एक्स, कितनी L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2q वाले चार्ज की वजह से K। अब -2q नहीं, वो -2q की वजह से वो नेगेटिव चार्ज है, उसकी पोलैरिटी की वजह से आपने यहाँ पे डायरेक्शन लगा दी है, तो अब सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी कि 2q डिवाइडेड बाय R²। 2q वाले चार्ज के लिए R कितना है, डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। देखो K से K कट गया, 2q से ये 8q 4 टाइम्स कट गया, तो हमारे सामने कुछ ऐसा आया, 4/L प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x²। अब क्या करिए, यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट मत करिए, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, L प्लस एक्स के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट L प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर रूट 1, x² का स्क्वायर रूट x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स। यहाँ से पता पड़ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, L आएगी। x की वैल्यू आ गई मेरे पास L, x की वैल्यू L आ गई, L यहाँ से है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस उस पॉइंट की कितनी हो जाएगी यहाँ से L प्लस L, यानी कि 2L। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges placed in medium of dielectric constant 5, dielectric constant 5 और R डिस्टेंस पे रखे हैं। ठीक है ना, तो ये F फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर इन्हीं सेम चार्जेस को मैं सेम डिस्टेंस पे वैक्यूम पे रख दूं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि अगर वैक्यूम के अंदर दो चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय R²।
वही अगर मैं इनको एक मीडियम के अंदर ले जाऊं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है और सेम डिस्टेंस पे ले जाके रख दूं, ठीक है, यहाँ पे के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीडियम के अंदर फोर्स कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर के दो नाम होते हैं, या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो, ठीक है ना, या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो। अब अगर हम कंपेयर करके देखें दोनों फोर्सेस को, तो अब इनको अगर डिवाइड मार दो तो F/Fm, तो बाकी सारी चीजें कट जाएगी, बाकी सारी चीजें कट जाएगी, हमारे सामने यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन आर, जो ऊपर जाके एप्सिलॉन आर बन जाएगा। तो कुछ ये रिलेशन आएगा F इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स F इन मीडियम, ठीक है, ये है, ठीक है ना, इसको FV लिख देता हूँ, वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स है और FM का मतलब है मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे अपने को एप्सिलॉन आर दे रखा है देखो 5 और मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स दे रखा है F, तो वैक्यूम का फोर्स पूछा है, वैक्यूम में कितना फोर्स लगेगा, तो सीधा निकाल सकते हो F वैक्यूम इज इक्वल टू 5 टाइम्स F, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। सबसे पहला, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्या होता है कि मान लो कोई भी गॉसियन सरफेस आपने मान रखी है क्लोज, जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स जो है वो कुछ इस तरीके से सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे दिया जाता है, जहाँ पे सिग्मा क्यू क्या होता है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यानी कि फ्लक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर वाले चार्जेस कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, अपने को ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। ऐसा भी नहीं होता, अगर आप मान लो कि एक ऐसी रैंडम सरफेस आपने ले ली जिसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, एक आपने स्फीयर ले लिया जिसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो दोनों ही केस में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, यानी कि डिपेंड नहीं करता, ये भी गलत स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हो ना, क्यू को बाहर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हो, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म ही है, मैग्नीट्यूड भले ही हर जगह सेम है लेकिन डायरेक्शन तो हर जगह अलग अलग होगी ना, डायरेक्शन तो हर जगह अलग अलग होगी, तो अप्लाई करते ही हम, डेरिवेशन करते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। वैसे आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर पढ़ लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। देखो मैं फिर से यही पॉइंट चार्ज वाला एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि जब आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, डेरिवेशन होता है हमारा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। क्या यूनिफॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट have equal surface charge density 26.4 into 10⁻⁻12 coulomb per meter square of opposite signs, ठीक है ना। पैरेलल सीट्स हैं, बहुत बड़ी है, एक पे ये सिग्मा की वैल्यू दे दी मान लो, तो एक पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरे पे माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो इधर होगा E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की खुद की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होता है, नेगेटिव चार्ज के खुद की तरफ होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोलूं तो उसकी डायरेक्शन भी यही आ जाएगी। मेरे से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होने की वजह से एड हो जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसी इनफाइनाइट सीट की वजह से, इसी इनफाइनाइट सीट की वजह से जिसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है
सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कितना, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इसका, इसका भी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव साइन कहाँ गया सर, नेगेटिव साइन की से ही तो हम लोगों ने डायरेक्शन डिसाइड की थी। तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब जिस बच्चे ने अगर कैपेसिटर वाला डेरिवेशन पढ़ रखा है और उसे याद है तो वो डायरेक्ट लिखेगा, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बाई चांस अगर किसी को पता नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू डाल दीजिए 10⁻12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया और ये देखो इससे 3 टाइम्स जा रहा है, आंसर आ जाएगा आपका 3 न्यूटन पर कूलम। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसीडर अ अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। बना देता हूं मैं आपके समझने के लिए एक स्फीयर बना देता हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ पे स्फीयर बना दिया, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टिंग है, लेकिन ये स्फीयर, इसके पास एक अपन पॉइंट चार्ज लेके आए Q। अब बोल रहा है कि इसके पास Q चार्ज आने की वजह से नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इतना हो जाएगा। देखो क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज आपका इधर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं ना अभी भी, तो नेट चार्ज अभी भी कितना है, 0 है, क्योंकि चार्ज अभी तक उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग स्फीयर से ना बाहर गया है, ना बाहर से कोई चार्ज उस पे आया है, ठीक है। तो नेट चार्ज अभी भी कितना है, 0 ही है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा ढंग से सोचना है अपने को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट क्या होगी। वैसे बच्चे याद रखते हैं, मान लो कि आपको याद नहीं है तब कैसे करोगे। अपने को एफ का फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये याद है। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और एफ को इसके नीचे ले आओ, इतना तो कर लोगे, यस सर इतना कर लेंगे। चलो अब देखो जिसकी जो जो यूनिट होती है वो रख दो। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन रख दी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम रख दी, दूसरे चार्ज की भी यूनिट कूलम रख दी, इसकी होती है मीटर स्क्वायर रख दी। देखो क्या बना, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसे ऊपर ले जाके लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। ये आपकी हो गई एसआई यूनिट एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ना। ये आपकी हो गई एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहला बोल रहा है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ऑब्वियस ही बात है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है, ठीक है ना, सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्रॉसिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं है, ये भी सही, ये भी सही। फील्ड लाइन स्टार्ट एज पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है। डी बोल रहा है कि दे फॉर्म क्लोज लूप, ये गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो डी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर टू an isolated conducting sphere, the electric field is best given by, electric field is given by। देखो ध्यान से सुनो, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ
कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज कंडक्टर के पास लेके आओगे तो कंडक्टर अपने ऊपर अपने जो भी चार्जेस है उसके अंदर उनको इस तरीके से अरेंज करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगा, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे क्यू चार्ज रखा गया है यहाँ पे इसके पास। तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, देखो साफ साफ पता पड़ रहा है कि इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो सारा का सारा इसका कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज अपन एक तरीके से इधर मान सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर मान सकते हैं। अच्छा, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी और होती है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है कंडक्टर की सरफेस से। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है, तो जिस तरीके से जाएगी कि ये इसके परपेंडिकुलर जाए। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे निकल रही है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी नहीं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर निकलेगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर आप ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये तो हो ही नहीं सकते, परपेंडिकुलर निकल ही नहीं रहा है ना, परपेंडिकुलर निकल रहा है या नहीं अलग अलग है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस ऑप्शन में देखो यहाँ से तो घुस रही है अंदर, ये वैसे गलत हो गया। इसके अंदर भी देखो यहाँ से आ रही है अंदर, यहाँ से तो आएगी नहीं, गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा देखो, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े, फिगर 1 करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, इतनी सारी सरफेस दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको गॉस थ्योरम बताई थी कि कैसी भी गॉसियन सरफेस हो, कैसी भी गॉसियन सरफेस हो, उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कैसे लिखा जाता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। शेप कैसी है डिप्स पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप ध्यान से देखो ना, सभी के अंदर चार्ज जो है सेम ही है, सभी के अंदर चार्ज सेम ही है। तो मैं बोल सकता हूं कि सभी के अंदर जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। और कितना, क्यू और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, है ना, क्यू और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो फ्लक्स जो है सेम है, फ्लक्स जो है वो सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे राइट डायरेक्शन में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं यहाँ पे E1 बोलूं, यहाँ पे मैं E2 बोलूं, तो E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा E2 से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ पे साफ साफ पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 ज्यादा है E2 से। अब इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पढ़ना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है कि द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं, देखो डाइपोल पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा QE1। ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे E1 है, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा फोर्स कितना, QE2। अब देखो नेट फोर्स कितना आएगा, QE1 माइनस QE2 F नेट। अब E1 और E2 अगर बराबर होते तो नेट फोर्स जीरो आ जाता, बट इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये तो गलत हो गया। अपने को कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। बी ऑप्शन बोल रहा है डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड राइट। क्या ज्यादा वाला फोर्स राइट में, नहीं, ज्यादा वाला फोर्स तो लेफ्ट में, देखो ये वाला फोर्स ज्यादा है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ ये सही है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। डाइपोल जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसे, ये जनरली आपके नोट्स में भी होता है कि अब a cup contain 250 ग्राम ऑफ वाटर, the number of negative charge present in the cup of water is। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है।
इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 250 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स हैं H2O के। वाटर क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है वाटर के अंदर। H2O मॉलिक्यूल के अंदर देखो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सीन होता है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कितने हैं नेगेटिव चार्ज, 10। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 को आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए ना कि कितने H2O मॉलिक्यूल है, कितने H2O मॉलिक्यूल है। एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं मोल निकालूं तो काम हो जाएगा। तो कितने मोल्स हैं, मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 250 में इसके मोलिकुलर मास का डिवाइड करना पड़ेगा। मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम। H2O का कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब ये आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ये है, तो नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या करना पड़ता है, केमिस्ट्री तो आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने आ जाएंगे, 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको लगभग लगभग काट दो, 3 से कट गया। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे, 250 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 3, इतने हैं। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, इसको क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है तो कितना बना, ये 250 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये बना आपका 10⁻4। अब इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करिए, इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 16, तो ये बन जाएगा आपका 400 आई थिंक, हाँ 400 बाई 3 इंटू 10⁻4। अच्छा एक 10 भी तो आएगा इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इधर 10 आएगा, बिकॉज ये तो वो टोटल नंबर है ना, इस नंबर में अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक 10 और आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻5, बन गया 10⁻5। अब इसे सोल्व करो, देखो क्या आता है, 1, फिर कितना बचेगा, 1.3 है ना, ठीक है 1.3 और ये 10⁻7 आ जाएगा, कुछ इतना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कूलम के अंदर। 1.3 इंटू 10⁻7, कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन ये देखो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि what is the value of minimum force acting between two charges placed at 1 meter apart from each other। मिनिमम फोर्स, दो चार्ज जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में कितना मिनिमम फोर्स लग सकता है। अगर मैं बोलूं कि Q1 और Q2 दो चार्ज है जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब बोल रहे हैं कि इसको भी मिनिमम करना है, तो Q1 और Q2 को मिनिमम कर सकते हैं। किसी भी दो बॉडी पे मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। किसी भी बॉडी पे मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी को चार्ज करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा, तो मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे, 1e। तो यहाँ पे अगर F को मिनिमम करना है तो दोनों चार्जेस की वैल्यू को कितना आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी कि E कर दो। ठीक है ना, E का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो कितना आ गया, के ई स्क्वायर,
एफ मिनिमम कितना, के ई स्क्वेयर। ये भी आपका ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक बात, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक नेगेटिव क्यू चार्ज, जिनको हम लोग काफी स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास रख देते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है तो इसके सेंटर पे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए ऑप्शन बोल रहा है 0, बी ऑप्शन बोल रहा है इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, सी ऑप्शन ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर। देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से उसकी तरफ होता है, ये लीजिए इसकी वजह से हो गया इसकी तरफ, ठीक है, E1 बोल देता हूं कितना, और इसकी वजह से पॉजिटिव क्यू चार्ज इसकी वजह से अवे होता है तो इसकी वजह से भी इधर हो जाएगा E2। अगर आप E1 लिखोगे तो E1 कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू बाय आर, आर इस पॉइंट की सेंटर की डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू वाले से ए है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। E2 कितना है, ये भी के क्यू बाई ए स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा उस ओ पॉइंट पे, जो कि दोनों का सम होगा, दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो दो क्या आंसर आएगा, 2 बाय ए स्क्वायर ई नेट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन ये बात बोल रहा है अपने को, ठीक है। 13 हो गया, 14 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r is the distance of point from the center of dipole। तो r पे कैसे डिपेंड करता है, देखो अगर मैं एक्सिस पे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की वजह से तो फॉर्मूला आता है 2kp ओवर आर क्यूब। अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे बात करूं तो फॉर्मूला आता है आपका kp ओवर आर क्यूब। तो दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो कि आपका कहां दे रखा है, ये देखो डी ऑप्शन में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बता दिया। ये कहां पे होता है अपना एक्सियल पॉइंट पे, और ये आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to its weight। The magnitude of E is, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को आपने यहां रखा है तो इसका मास होगा mg, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है तो मास mg है। अब इसको बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम में, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए Fe, ठीक है ना। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां होना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्स होगा कितना, QE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई के बराबर होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं तो ई इंटू ई के बराबर होगा। अब इक्विलिब्रियम में है, यानी कि mg जो है वो Fe के बराबर होना चाहिए, यानी कि mg जो है वो E इंटू ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अपने को पूछा है कि E कितना होगा, तो E होगा आपका mg ओवर E, ठीक है, mg ओवर E। अगर आप ध्यान से देखो सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी इंटेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁵। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क 4 न्यूटन इंटू मीटर। द चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को आप रखते हो किसी पर्टिकुलर थीटा पे, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है, PE sin थीटा, जहाँ पे
टाउ का मतलब है टॉर्क, पी का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा जो होता है वो ये एंगल होता है, ठीक है ना। थीटा जो होता है वो पी और ई के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे चार्ज पूछा है, तो उसके लिए आपको पी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू ए। टू ए क्या होती है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यानी कि डाइपोल की लेंथ, ठीक है ना। इस डाइपोल की लेंथ होती है, ये आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। टॉर्क वगैरह सब दे रखा है, थीटा वगैरह सब दे रखा है, अपने को क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के अंदर पी की वैल्यू पुट कर देता हूं। जैसे ही पी की वैल्यू पुट करूंगा तो टाउ का फॉर्मूला ये बनेगा क्यू इंटू टू ए इंटू ई इंटू साइन थीटा। टाउ अपने को दे रखा है 4, क्यू निकालना है। टू ए पूरा का पूरा दे रखा है, ए नहीं दे रखा, टू ए पूरा का पूरा दे रखा है डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 का डिवाइड लगा दो, इंटू ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁵ और साइन थीटा यानी कि साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो 4 इज इक्वल टू क्यू इंटू 4/100 इंटू 10⁵ इंटू 1/2। 4 से 4 कट गया, ये 10⁻³ बचा, 2 उधर जाएगा, 10⁻³ उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2 मिलीकुलम। 2 मिलीकुलम। ऑप्शन नंबर बी में ये चीज दे रखी है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, चार्ज Q is kept in sphere of 5 centimeter first, then kept in a cube of side 5 centimeter. Outgoing flux will be। देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो वैसा ही अभी मैं देखो सोल्व कराता हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके अंदर आपने क्यू चार्ज को रखा है, फिर इसे एक क्यूब के अंदर रख दिया जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। दोनों केस में फ्लक्स कितना होगा, इस केस में भी फ्लक्स कितना होने वाला है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में भी फ्लक्स कितना होने वाला है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स निकालते टाइम तो अपन ये देखते हैं कि अंदर चार्ज कितना है। दोनों ही केस में सेम चार्ज को अंदर रखा गया है, दोनों ही केस में जो फ्लक्स होगा क्या होने वाला है, सेम। फ्लक्स क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। 17 हो गया। 18, an electric charge Q is placed at one of the corner of cube of side A। कॉर्नर पे रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। देखो ये क्वेश्चन देख पर्टिकुलर सिचुएशन को पूछ रहा है, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्यूब के सेंटर पे रख दिया, क्यूब के सेंटर पे अगर आपने किसी चार्ज को रख दिया तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है पूरे क्यूब में से कितना होगा, पूरे क्यूब में से टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर पूछता है कि फेस से बताओ, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस हो जाएगा, कितनी फेसेस है, 6 फेसेस है, तो 6 से डिवाइड कर दो इसे, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दूसरा केस जो इन्होंने पूछा है कि कॉर्नर पे रख दो, कॉर्नर पे रखोगे तो पता है क्या होगा, कॉर्नर पे रख देते हैं। तो कॉर्नर पे रखोगे ना तो 3 फेसेस को तो ये चार्ज जो है टच कर रहा होगा। मान लो कि यहां रखा है क्यू चार्ज, ठीक है। सबसे पहली बात जब कॉर्नर में होता है तो उस क्यूब के अंदर उस चार्ज का सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट होता है। तो अगर कोई टोटल फ्लक्स पूछे ना तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज इसके कॉर्नर पे रखा गया है पूरा पार्ट इस क्यूब के अंदर नहीं आ रहा है, उसका 1/8 पार्ट उस क्यूब के अंदर आएगा, ठीक है। अब फिर पूछा जाता है कि ईच फेस से बताओ, तो सबसे पहली बात कि जिन फेसेस को ये टच कर रहा है ना, जिन फेसेस को ये टच कर रहा है वहां से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, वहां से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा जब हम लोग पढ़ते हैं तब करते हैं कि चार्ज यहाँ पे रखा है प्लेट के, तो बताओ इसमें से फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स के लिए क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी चाहिए, तो इसके ऊपर से निकल जाएगी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ इसके नीचे से चली जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। तो अगर आपका चार्ज किसी फेस के अंदर ही है तो वहां से उस चार्ज की वजह से उस फेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो जिन 3, ध्यान से देखो 3 फेसेस होगी, 1 2 और 3, जिन 3 फेसेस को ये चार्ज जो है टच कर रहा है या जिन 3 फेसेस के अंदर है, ठीक है ना, वहां से तो फ्लक्स 0 होगा। अब कितनी फेसेस बच गई, 3 और बच गई,
वहां से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स निकल जाएगा। तो जो फेसेस टच कर रही है तो वहां से तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब जो फेसेस टच नहीं कर रही है वहां से फ्लक्स 3 बच गई, तीनों से टोटल का इक्वल इक्वल चला जाएगा, यानी कि बाई 3। तो ये टोटल कितना है, इसको बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, Q/24 तो इस क्वेश्चन का आंसर Q/24 हो जाएगा। अब देखो जीरो ऑप्शन में नहीं था, अगर जीरो ऑप्शन में होता तो इन्हें क्वेश्चन वालों को क्लियर करना पड़ता है कौन सी फेसेस की ये बात कर रहे हैं। क्या उन फेसेस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये चार्ज खुद है, या दूसरे वाली फेसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जीरो है ही नहीं, मतलब दूसरे वाली फेसेस की बात कर रहे हैं। Q/24 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। देखो ये सारी की सारी चीजें रखी हुई है, मैं वन बाई वन करके आपको बताता हूं कि अगर एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली रोड होती है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो उसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर। कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है। अगर एक सीट है, इनफाइनाइट सीट है, तो इसकी वजह से कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होती है, एरियल चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दूसरी बात हो रही है स्फीयर की। अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो इससे बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², सरफेस पे होता है KQ/R², और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस पे किस केस में डिपेंड नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। जब सीट होती है ना, सीट वाला जो केस होता है, उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो आपका ये तो फोर्थ ऑप्शन है, ड्यू टू इनफाइनाइट फ्लैट सीट ऑफ चार्ज, ये करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। A hemispherical surface of radius r is placed with its cross sectional परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से, तो सोचो कि अगर इस हेमीस्फेयर की जगह अगर एक डिस्क होती जिसकी रेडियस हेमीस्फेयर के सेम होती, क्या तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम ही पास करती? यस, जितनी अभी इस हेमीस्फेयर को पास करेगी उतनी ही उस डिस्क को ही पास करेगी। तो अगर कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। तो आपको जब फ्लक्स निकालना होता है तो अपन E/A यूज करते हैं ना, E/A यूज करते हैं। तो एरिया जो है कौन सा लेना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है, एरिया कौन सा लेना है, एरिया लेना है आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हेमीस्फीयर का क्रॉस सेक्शन होता है डिस्क, तो डिस्क का एरिया लेना है जो कि होगा आपका πr², हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 5। ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जाता है, पता है कैसे, कि मान लो कि यहाँ पे हेमीस्फीयर है। अगर आपको मान लो कि यहाँ पे एक सिलेंडर रख दिया जाता, क्लोज सिलेंडर, जनरली हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, मैं आपको वर्टिकल रख के समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्लोज सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही है। तो बताइए कि फ्लक्स कितना होगा, बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। इसके अंदर तो ये आंसर आ जाएगा इसका πr²E, पहला ऑप्शन। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बना के बता रहा हूं मैं आपको। इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, अगर आप इसके अंदर देखो ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूरी सरफेस की बात हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही है उतनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से भी जा रही है। तो इस केस में जो फ्लक्स है वो 0 आएगा। लेकिन अगर मानो कि इस सिलेंडर को या तो मैं ऊपर से ओपन कर दूं या मैं नीचे से ओपन कर दूं, किसी एक जगह से ओपन कर दूं, देन हमारा फिर से ये सेम आंसर आ जाएगा अगर इसकी रेडियस r है तो। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। 6 चार्जेस, जिसमें से 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है, ठीक है, are to be placed at the vertices of regular hexagon such that the electric field at O is 0। कुछ इस तरीके से रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है O पे क्या हो, 0 हो ना। कुछ इस तरीके से रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो उसका डबल हो, इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो कौन सा अरेंजमेंट जो है वो सही रहेगा पी क्यू आर एस टी पे? तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस डायरेक्शन में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो अब बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल होना चाहिए। तो आप कैसे रखोगे, आप कैसे रखोगे? तो जैसे जैसे ये ऑप्शन बोल रहा है अपन रख रख के देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑप्शन बोल रहा है वैसे रख के देख लेते हैं। सबसे पहले P पे क्या बोल रहा है कि प्लस रख दो, Q पे माइनस रख दो, प्लस रख दो, माइनस माइनस और माइनस। देखो, देखो ये इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कट गई ये। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर आएगा, और इस वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये माइनस ये जुड़ के डबल तो हो गया, देखो ये डबल तो हो गया, तो लेकिन ये एक्स्ट्रा पंगा कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता पहले वाला। दूसरे वाला चेक करो, दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले वाला नहीं हो सकता, दूसरे वाला चेक करिए। यहाँ पे प्लस रखा है, यहाँ पे माइनस रखा है, यहाँ पे प्लस रखा है, यहाँ पे माइनस रखा है, यहाँ पे प्लस रखा है और यहाँ पे माइनस रखा है। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, इसकी वजह से इधर और माइनस की वजह से भी इधर, इधर प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से भी इधर, इस प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर। यहाँ पे तो कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ट्राइंगल कुछ ऐसा बना है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस रखो, यहाँ पे प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। हाँ, ये कुछ पॉसिबिलिटी है। देखो ये माइनस ये माइनस, इस माइनस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से इधर, खत्म कर दिया इन दोनों। इस प्लस की वजह से इधर, इधर वाले प्लस की वजह से इधर, इधर वाले प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी खत्म हो लिए। ठीक है ना, अब बचे ये सिर्फ दो। तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो नेट मैग्नीट्यूड आपका डबल हो जाएगा यहाँ पे सिंगल वाले की वजह से। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सही सेट बैठ रही है, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या बोल रहा है कि अ चार्ज Q is placed at each of the opposite corner of a square. A charge small q is placed at each of other two corner. If one electrical force, if non-electric force on q is 0, यहाँ पे नेट होगा ना, if the net electrical force on q is 0 then q by q is, ठीक है। तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अगर q 0 है तो आपको बताना है कि q बाई q का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या काम आने वाला है, आपका सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल काम आने वाला है। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कुछ अरेंजमेंट है जो उन्होंने बोला है, वो अरेंजमेंट उन्होंने डायग्राम में दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वो देखो इनकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, इस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, F42 से जिसे लिखा है, और इनकी वजह से फोर्स जो है वो ये, इसकी वजह से फोर्स ये। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस जो है सिमेट्री की वजह से सेम होंगे। देखो मैं आपको करके बताता हूँ कितना, के क्यू क्यू ओवर इसकी साइड में ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला फोर्स भी कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला फोर्स F42 ये कितना हो जाएगा, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के क्यू क्यू ओवर, ये डिस्टेंस कितनी होगी अब देखो, ये होगी आपकी √2a। ठीक है, तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास ऐसा सीन बना फोर्सेस का। ठीक है, जहां पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इधर ही आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इधर ही आ जाएगा। तो ये F42 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स
ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड होके, मतलब कितना के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट हो जाएगा आपका F42 प्लस √2 टाइम्स के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर। ये जीरो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जीरो। इसे जीरो कर दो। F42 की वैल्यू है हमारे पास के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है तो इसे इधर भेज दो। के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर should be equals to minus 2kq ओवर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, के और एक क्यू कट गया, देखो के और एक क्यू कट गया। क्या आया आगे, आगे इधर से बचा q बाई 2, इधर से बचा -2q। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था कैपिटल Q बाई स्मॉल q, कैपिटल Q बाई स्मॉल q आ गया माइनस का 2√2। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से करोगे हो जाएगा। वही सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जब अपन पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो उसी का थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल, 3 मेटालिक स्फेरिकल सेल है जिनकी रेडियस r, 2r और 3r है और जिनका सेंटर जो एक ही जगह है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है जो ये बोल रहे हैं वो बना देते हैं। रेडियस r, 2r और 3r। ठीक है, इनको चार्ज दिए गए हैं Q1, Q2 और Q3। टोटल चार्ज इस पे Q1 है अंदर वाले पे, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। टोटल चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट द surface charge density on outer surface of cells are equal and the ratio of charges Q1, Q2, Q3, इनका रेशियो क्या होगा, तो इनकी जो आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सेम है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सारे के सारे कंडक्टर है, अगर इस पे चार्ज Q1 है तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो स्फीयर है इस पे यहाँ पे चार्ज को इंड्यूस कर लेगा -Q1 चार्ज को। अब सिंस इस पे टोटल चार्ज Q2 रहना है तो टोटल चार्ज को Q2 रखने के लिए इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज होना पड़ेगा Q2 प्लस Q1। अगर आप ध्यान से देखो टोटल चार्ज जो है वो Q2 है, बट इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो सबसे बाहर वाली सेल है इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q3 है, बट ये जो चार्ज है वो इंड्यूस कर देगा कितना चार्ज, इतना का इतना नेगेटिव अमाउंट में इसकी अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस कर देगा, यानी कि माइनस का Q2 प्लस Q1। अब टोटल चार्ज Q3 होना है तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होना पड़ेगा, Q3 प्लस Q2 प्लस Q1, तभी ना जाके दोनों का सम होके Q3 हो पाएगा। टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिसाइड करेगा कि जो अंदर स्फीयर है उन पे चार्जेस कितने हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि आउटर सरफेस पे जो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो अगर मैं पहले सबसे छोटे वाले स्फीयर के लिए बात करूं कि इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो सिग्मा 1 कितना आएगा, Q1 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस सरफेस के लिए। इसी तरह से इसके लिए कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है सेकंड वाले के लिए, Q2 प्लस Q1 ओवर 4 पाई 2r2 का स्क्वायर। सेम है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तीसरा वाला भी सेम है तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो अपने पास Q1 और Q2 में एक रिलेशन आ जाएगा। आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अलग से लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा कट गया। अगर आप ध्यान से देखो 4Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1, तो यहाँ से रिलेशन आया 3Q1 इज इक्वल टू Q2। इसको संभाल के रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जो तीसरा वाला स्फीयर है, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट स्फीयर, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं सिग्मा 3। कितनी आएगी, इसका चार्ज टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे कितना है, Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, 3r का स्क्वायर। ठीक है, 3r स्क्वायर।
अब ये भी इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर कर देते हैं। सिग्मा 1/4 पाई r स्क्वायर, इधर आपका Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 ओवर 4 पाई r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कट गया। Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स Q1, और एक Q1 से Q1 कट गया, देखो है ना। तो Q1 इज इक्वल्स टू, नहीं कटा नहीं है, इनको नहीं काट सकते, नीचे 9 है ना, इनको पढ़ा रहने दो एक बार, इसको Q1 पढ़ा रहने दो। Q2 की जगह लिख देते हैं, ये रहा 9 Q1, ये Q3, Q2 की जगह लिख देते हैं 3 Q1 प्लस Q1। अगर आप Q3 निकालना चाहते हो तो 9 Q1 माइनस 4 Q1, 5 Q1 आ जाएगा। ठीक है, अपने को रेशियो निकालना था Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, तो रेशियो आ जाएगा Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। तो Q1 रेशियो Q2 को क्या लिख सकते हो आप, 3 Q1, Q3 को क्या लिख सकते हो, 5 Q1, Q1 से Q1 कट गया, रेशियो आया 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, को सोचने पे मजबूर करेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं, तैयार रहें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, देन वी कैन इन्फर, अगर नेट फ्लक्स जीरो है किसी क्लोज सरफेस से, तो क्या क्या चीजें आप जो है ऑप्शन को देख के डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहला, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये चीज हो सकती है बिकॉज किसी भी इनक्लोज सरफेस से अगर आप फ्लक्स निकालो तो फ्लक्स कितना होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स जीरो आ रहा है इसका मतलब सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो है, इसका मतलब सिग्मा क्यू की वैल्यू जीरो है। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, अगर नेट चार्ज इसके अंदर जीरो हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, श्योर नहीं हो सकते। ठीक है ना, मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है तो डाइपोल हो गया, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, गलत बात। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज। अब अगर डाइपोल है तो वेरी करेगा, बट मान लो कि अंदर कोई चार्ज ही ना हो, उस केस में पोटेंशियल होगा ही नहीं, इस केस में भी आप श्योर नहीं हो सकते। डी ऑप्शन, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ये तो सीधी सीधी गलत बात है, सिर्फ और सिर्फ आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो कैसे बनाते हैं, लाइंस पैरेलल नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख देता हूं, ठीक है, डाइपोल देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के अंदर टॉर्क तो लगता ही लगता है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, आप अगर इस तरीके से डाइपोल को रख देते हो तो। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जितना फोर्स राइट में आता है उतना का उतना लेफ्ट में आ जाता है। बट नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, तो यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा, मान लेते हैं QE1, यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा QE2, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो। ठीक है, यूनिफॉर्म के केस में E1 और E2 सेम होते हैं, तो आपका नेट फोर्स जीरो हो जाता है, बट टॉर्क लगता है, यहाँ पे टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना, the electric dipole placed in non-uniform electric field can experience a force but no torque, a torque but not a force and a torque। हाँ, ये बात सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ये लीजिए, plus q minus q separated by a distance r is kept symmetrically at the center of imaginary sphere। ठीक है ना, इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पे इन्हें रख दिया है, जिसकी रेडियस r है, और ये r जो है बड़ा है कैपिटल R स्मॉल r से, ये जो कैपिटल R है बड़ा है स्मॉल r से, तो बना देते हैं ये लो कुछ इस तरीके का, ये रहा इसका रेडियस r।
अब इसके सेंटर पे क्यू चार्ज हो रखा गया, ये लो रख दिया मैंने। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर विल बी, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इस स्फीयर में से। तो नेट फ्लक्स कैसे लिखा जाता है? नेट फ्लक्स लिखा जाता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप टोटल चार्ज की बात करोगे, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है Q प्लस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया, तो फ्लक्स आपका आएगा कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो आपका बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपके एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्वेश्चन आ गए। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपके दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, एक एसर्शन दूसरा रीजन। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि दोनों सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही है देन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है एसर्शन की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, वहां पे डायरेक्शन भी लिखी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक है ये 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। एसर्सन बोल रहा है कि द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड, कि अगर आप किसी मेटालिक स्फीयर को चार्ज देते हो तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ये होलो है कि सॉलिड है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक कंडक्टर लेते हो तो चाहे वो होलो है चाहे वो सॉलिड है, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो है वो बड़ा ही फास्ट होता है और कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। इस तरीके से अरेंज होने के पीछे रीजन है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इस तरीके से अरेंज हो जाता है। अब होलो हो, कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है, तो होलो हो चाहे आपका सॉलिड हो उसकी सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, रीजन बोल रहा है कि सिंस द चार्ज रिसाइड ओनली ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बोलेंगे कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आपका ऑप्शन ए देखो सेट बैठ रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए लगाओगे आप एग्जाम के अंदर अगर आता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एसर्सन बोल रहा है कि चार्ज इज क्वांटाइज, बिल्कुल सही बात है। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, आगे ये बोल रहा है कि बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल सही बात है कि आप देखो चार्ज किसकी वजह से आता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है। तो आधा या फिर आप 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। रीजन देखो यही बोल रहा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, एसर्शन सही, रीजन सही, साथ ही साथ बोलेंगे कि रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 29 एसर्सन बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ an irregular shaped conductor in non-uniform, surface charge density of irregular shaped conductor is non-uniform, in नहीं होगा, is non-uniform। ठीक है, is non-uniform, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पे शार्प एजेस होगी वहां पे चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है ना, और जहां पे शार्प एजेस नहीं होती है वहां पे चार्ज थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ये आपने कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, कंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पे प्रॉपर्टी आई होगी। कुछ इस तरीके से होता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वहां पे जो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस पॉइंट का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जहां पे शार्प एजेस होंगे, जहां पे शार्प एजेस होंगे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया ही होती है, पता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एसर्शन सही बोलेंगे, एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, साथ ही साथ इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एसर्शन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो बेटा, एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा ही हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ई है, तो इस चार्ज पे फोर्स लग जाएगा कितना, क्यू ई, और एक्सेलरेशन आएगी क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। तो इसका वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, कोई वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो बोल रहा है, ये भी यही चीज बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज जैसे कि मास चेंज हो जाता है वेलोसिटी को चेंज करने से, अगर आप वेलोसिटी को बहुत बढ़ा देते हो, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में कर देते हो, ठीक है ना, उसके कंपेयर किया जा सके इतना बढ़ा देते हो, तो मास वेरी कर जाता है, लेकिन चार्ज जो है वेरी नहीं करता है, चार्ज जो है वेरी नहीं करता है। तो एक्सेलरेशन चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई साहब, तो जो ये चार्ज है वो वेलोसिटी पे वेरी नहीं करता, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी पे वेरी नहीं करेगा। तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो दोनों चीजें सही है। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन ए इसका टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए, इसी के साथ चैप्टर 1 के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए, ठीक है। लास्ट में थैंक यू वेरी मच रहेगा हमारा कि आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा। ओके, तो अब जो नेक्स्ट है वो आपका सैंपल पेपर का वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। हम कम से कम 5 सैंपल पेपर सोल्व करेंगे ताकि आप पता लग सके कि कैसा एग्जाम आने वाला है और उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है। एक सैंपल पेपर तो है आपका, सीबीएसई ने जो रिलीज किया उसका, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका चैनल पे है, आप वहां जाके देख लीजिए, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फटाफट उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे पूरे क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।